हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये है सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और यहाँ पर हम 2021 जनवरी का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 15 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। आई होप आप सभी ने वो ज़रूर सारे प्रैक्टिस सेट आपने किए होंगे। नहीं किए हैं तो आपको लिंक प्लेलिस्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेकआउट करें, कमेंट में मैं दे दूंगी। ठीक है, और बात करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 16 है हमारा। हम यहाँ पे 2021 जनवरी में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टोटल 30 है और इसीलिए सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट पेपर है। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि कम समय में ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको हम कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फाइनली हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, A language teacher firstly asks students to introduce themselves to each other in the class. Then she asks them to introduce their friend to each other. This activity will help them to increase. अब एक टीचर है, उन्होंने एक एक्टिविटी कंडक्ट कराई क्लास में। बेसिकली टीचर यहाँ क्या कर रहा है कि उन्होंने बच्चे को कहा कि आप आपस में एक दूसरे को क्या करो, इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, एंड बच्चे आपस में मिल करके एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो एक्टिविटी है ये क्या इंक्रीज करेगा? BICS को इंक्रीज करेगा, CALP करेगा, PPPP करेगा या ELT करेगा? तो पहली बात तो PPP कुछ होता नहीं है। ठीक है, ELT का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, राइट आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन ए। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि टीचर बच्चों को यहाँ कम्युनिकेशन करने के मौके दे रहा है। बच्चे आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, यानी कि ये जो स्किल है ये कौन सी स्किल डेवलप हो रही है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। BICS की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। और CALP जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये दोनों ही आपके सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बना था। ये दोनों कंसेप्ट किसने दिया है? क्यूमिन्स ने दिया है। ठीक है, अब आप एक नाम याद रखना जिन्होंने ये दोनों कंसेप्ट दिया है, BICS और CALP, उनका नाम है क्यूमिन्स। ठीक है, जिम क्यूमिन्स ने इसको दिया है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। लिटरेचर जो है उसको हमें इंक्लूड करना चाहिए लैंग्वेज क्लासरूम में। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आपको वो ऑप्शन यहाँ पे बताना है जो सबसे क्या हो, बेस्ट हो। ठीक है, हमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर को यहाँ चुनना होगा। तो फर्स्ट है, इट हेल्प्स लर्नर्स टू बी बाइडिंग राइटर्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि राइटर यहाँ पे बन जाएंगे बच्चे। इट गिव्स एक्सपोजर टू डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो देखो, हम लिटरेचर से फॉर्म स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, हम वो ऑप्शन देखेंगे जहाँ पे बच्चे को ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा हो या मीनिंग की बात जहाँ की गई हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इट एक्सपोजेज देम टू डिफरेंट जॉनरास, कल्चर एंड सोशल इशूज़। अगर हम लिटरेचर को ऐड करते हैं अपनी लैंग्वेज में, इससे बच्चों के अंदर साहित्य जो है उससे क्या होगा कि डिफरेंट जॉनरास के प्रति बच्चों को पता चलेगा कि भाई अलग अलग जॉनरास में बुक्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं। जैसे हॉरर हो गई, कोई लव स्टोरी हो गई, या कोई डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, तो ये इश्यूज़ जो हैं या कल्चर के बारे में उनकी समझ जो है वो विकसित होगी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीचर मेक्स हर लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू हर एक्शंस एंड स्पीच ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट्स, व्हाट इज दिस नोन एज। अब यहाँ क्या मेथड है जहाँ पे एक टीचर बच्चों को कहता है कि अपने एक्शन से और स्पीच से और बॉडी मूवमेंट से वो क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे। ये कौन सा मेथड है? ये है हमारा TPR, जिसे कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। किसने दिया है? ये जेम्स एशर ने दिया है। ठीक है, जेम्स एशर ने इस मेथड को दिया है। यहाँ पे बच्चे फिजिकली या बॉडी मूवमेंट से या अपने मोटर एक्टिविटी से यहाँ बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर मेमोराइजिंग द डायलॉग्स। अब देखो, यहाँ पे एक लैंग्वेज क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं? मेमोराइज कर रहे हैं डायलॉग्स को थ्रू ड्रिल। यहाँ पे ड्रिल और प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, एंड द टीचर इज करेक्टिंग देयर प्रोनाउंसिएशन।
टीचर उनकी प्रोनाउंसिएशन को सही कर रहा है और मिस्टेक्स को तुरंत ही ठीक कर रहा है। दे आर प्रैक्टिसिंग द डायलॉग्स इन कोरस, बच्चे कोरस में डायलॉग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये देखो, ये जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं ये सारे आपके क्या है, हिंट हैं आपके, ये हिंट है आपको इससे बताना है कि कौन सा मेथड है। मेमोराइज कर रहे हैं डायलॉग को, ड्रिल एंड प्रैक्टिस से सीख रहे हैं, टीचर बार बार उनकी गलतियों को सुधार रहा है, और कोरस में यानी ग्रुप में डायलॉग कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड है, जहाँ पे बार बार हम हैबिट फॉर्मेशन करवाते हैं, रिपीटिशन से सिखाते हैं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस से सिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, द ओरल एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी बेस्ट करेक्टेड इफ द टीचर। जो बच्चों की ओरल यानी जो मौखिक उनकी जो गलतियां होती हैं उन्हें टीचर को कैसे करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ओरल जो गलतियां, जो मौखिक उनकी गलतियां होती हैं या जो त्रुटियां होती हैं। फर्स्ट है, करेक्ट एन एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट हैज़ मेड द एरर, मतलब डायरेक्टली उसको सही कर देना चाहिए, तो ये गलत है। ओके, सेकेंड, पॉइंट आउट द एरर इन जनरल एंड लेट द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ फर्स्ट। तो ये क्या है, बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा कि आप पहले इन जनरल वे में उस एरर को बताएंगे, नॉट एनी स्पेसिफिक, और आप बच्चे को समय देंगे कि वो खुद से अपने एरर को क्या करे, दूर करे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे एरर को इग्नोर नहीं करेंगे, ना ही हम दूसरे बच्चों से कहेंगे कि वो पीयर लर्निंग में सीखे। ठीक है, तो यहाँ 20 का जो है एप्रोप्रिएट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ पेयर एक्टिविटी द टीचर गिव्स हर लर्नर्स ऑलमोस्ट द सेम पिक्चर्स एंड आस्क देम टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टूडेंट्स, ask each other questions to discover how the two pictures are different. This can be a grammar activity, speaking activity, क्लोज बेस्ड एक्टिविटी या क्रॉस वर्ड्स एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी टीचर यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है ये कैसी एक्टिविटी है, क्या है एक्टिविटी में कि बच्चों को उसने पिक्चर दिया, सेम पिक्चर, और कहा कि आप आपस में इस पिक्चर के बारे में क्या करो, जो दो स्टूडेंट हैं वो पिक्चर के बारे में डिस्कवर करें कि कैसे दोनों पिक्चर अलग हैं। मतलब यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बच्चे वहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चे डिस्कवर कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे दोनों पिक्चर अलग है। यानी कि यहाँ टीचर ग्रामर को प्रमोट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ना ही क्लोज टेस्ट ले रहा है, यहाँ पे वो स्पीकिंग एक्टिविटी को कंडक्ट करना चाहता है। ठीक है, सेम पिक्चर दिया, बच्चों से कहा कि आप डिफरेंस को फाइंड आउट कीजिए, यानी कि ये एक स्पीकिंग एक्टिविटी को वो प्रोत्साहित कर रहा है। ओके, तो 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग, शी मे हैव। अब एक स्टूडेंट है, उसको राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, लेखन की समस्या है, तो क्या होगा, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया या डिसकैलकुलिया। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा, डिसग्राफिया है उसको। डिसग्राफिया जहाँ पे मान लीजिए बी को डी लिख रहा है, डॉग को गॉड लिख रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है, उल्टे अक्षर को बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिसग्राफिया होता है। डिसलेक्सिया क्या है, जो रीडिंग में होता है। डिस्फेजिया जो है ये कम्युनिकेशन रिलेटेड होता है, और जो डिसकैलकुलिया है ये मैथ से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इट इज स्पेसिफाई द रूल्स विच गवर्न द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। अब इसका आंसर आपको बताना है, ये क्या है, डिस्कॉर्ड्स है, सिमेंटिक्स है, सिंटेक्स है या क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या कहा गया कि आप क्या देख रहे हैं, रूल्स को। पहली बात, ये आपका कीवर्ड है, रूल की बात हो रही है। ठीक है, और आप ये देख रहे हो कि अरेंजमेंट क्या है वर्ड का फ्रेजेस में, यानी वर्ड से फ्रेजेस एंड फ्रेजेस से आपके क्लॉजेस एंड क्लॉजेस से सेंटेंसेस कैसे कनेक्टेड हैं। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम बात करते हैं कि कैसे एक वर्ड एक फ्रेजेस से जुड़ा है, कैसे एक सेंटेंस जुड़ा है, क्लॉजेस जुड़े हैं, रूल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या होता है, सिंटेक्स हो जाता है, जहाँ पे हम सेंटेंस की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 6 हैज लेबल्ड द क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स सच एज ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, फैन, टेबल, चेयर एक्सेट्रा इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, हियर द क्लासरूम एज अ होल। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी एक्टिविटी टीचर ने किया, टीचर ने
सिक्स क्लास में क्या किया कि जो क्लासरूम के ऑब्जेक्ट्स थे, जो वस्तुएं थी, उनको उसने डिफरेंट डिफरेंट जो बच्चों की मदर टंग था उसमें क्या किया, लेबल कर दिया, मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत सब में बता दिया। तो यहाँ जो क्लासरूम है वो क्या है, इज लर्निंग थ्रू ग्रामर, क्या यहाँ पे जीटीएम का यूज हो रहा है? तो देखो ऑप्शन, क्वेश्चन को पढ़ के बिल्कुल भी हमें नहीं लग रहा कि यहाँ जीटीएम का कहीं से भी यूज हो रहा है, तो ए तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इज क्रिएटिंग अ लैंग्वेज कन्फ्यूजन, क्या टीचर क्रिएट कर रहा है कन्फ्यूजन को? तो ये भी नहीं होगा। ठीक, दो ऑप्शन गए। तीसरा है इज फोकसिंग ऑन थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, क्या यहाँ पे टीचर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को फोकस कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज कर रहा है एज अ रिसोर्स, एज अ रिसोर्स वो प्रमोट कर रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म को क्लासरूम के अंदर। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली असेसेस स्टूडेंट्स लर्निंग बट ऑल्सो असेसेस टीचर्स टीचिंग प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज। अब ये जो कथन है कि असेसमेंट ना केवल बच्चों की लर्निंग को असेस करता है बल्कि टीचर की टीचिंग को भी बताता है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है पूरा? बिल्कुल सही है, आधा सही है, या बेसलेस है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। बिल्कुल राइट है ये बात कि भाई जो असेसमेंट है वो टीचर के साथ साथ स्टूडेंट दोनों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है द लैंग्वेज विच इज लर्न फ्रॉम एनवायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज। विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग, जब आप अपने एनवायरमेंट से भाषा को लर्न करते हैं, अर्जित करते हैं, वो कौन सी भाषा होती है? वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जिसमें हमारा क्या होता है, एक्विजिशन होता है। ठीक है, मदर टंग हमारी जो होती है, या जिसे हम वर्नाकुलर भी कहते हैं, वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन कहता है अ टीचर इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स पुअर स्पेलिंग। अब एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर को ये पता लग रहा है कि बच्चों की स्पेलिंग क्या है, पुअर है। ठीक है, वो एक टीचर ये समस्या को देख रहा है कि उसकी क्लास में बच्चों की जो स्पेलिंग है वो पुअर है। शी लिस्टेड द प्रोबेबल कॉजेज फॉर इट, उसने कुछ इसके कारणों को लिस्ट मतलब बताया, लिस्ट बनाई, एंड देन डिसाइड टू फ्रेम सम स्टेप्स, और उसने कुछ स्टेप्स को देखा कि वो कैसे उसको दूर करेगी। ठीक है, मतलब स्पेलिंग उसको दिखी कि बच्चों की गलतियां हो रही है, उसने कारणों को लिखा, और कारणों को लिखने के बाद वो अब कुछ स्टेप्स को फॉलो करने वाली है। तो ये क्या है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है? तो देखो यहाँ कोई भी वैज्ञानिक तरीके से वो नहीं कर रही है, मतलब वैज्ञानिक तरीका है लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा। ठीक है, इंप्रूव कर रही है स्पेलिंग को, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एक्शन रिसर्च हो रहा है। ठीक है, एक्शन रिसर्च यहाँ पर हो रहा है, मतलब कि जो भी उसके क्लासरूम की समस्या है उसको वो दूर कर रही है विद सम स्टेप्स। तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, सो अगला क्वेश्चन कहता है रीडिंग पिक्चर बुक्स मीन्स। अब देखो यहाँ पे बताना है कि रीडिंग पिक्चर बुक्स, जो पिक्चर बुक्स होती हैं उनको रीड करने का क्या मतलब है। फर्स्ट है एक्सपोजिंग लर्नर्स टू डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्राइंग, क्या आप डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्राइंग को बताना चाहते हो? टू हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर्स, पिक्चर्स को एनालिसिस और अंडरस्टैंड करने के लिए। थर्ड है टू हेल्प लर्नर्स टू ड्रॉ नीट एंड कलरफुल पिक्चर्स, या फिर दैट चिल्ड्रन लव पिक्चर्स एंड इट विल बी फन लविंग क्लास। रीडिंग की पिक्चर बुक का क्या मतलब है? तो देखो जो पिक्चर बुक का हम यूज़ करते हैं वाइल टीचिंग, वो इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों की कॉम्प्रीहेंशन अच्छी हो सके, उनका एनालिसिस अच्छा हो सके। तो यहाँ बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक टीचर को किस चीज पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है द बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ स्टोरी, इट्स हिस्ट्री, क्या उसे उसकी हिस्ट्री बतानी चाहिए। द वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोइट, मतलब जो राइटर है या जो पोइट है उसकी वर्क प्रोफाइल को बताना चाहिए कि वो कैसा काम करते हैं या जो भी है। रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस, या फिर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सिखाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि पहले दिन ही आप उनको डिफ़िकल्ट वर्ड दे देंगे। यहाँ पर सबसे पहला ज़रूरी काम है कि आप उनकी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करेंगे, उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करेंगे, एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टीचर आस्क लर्नर्स टू रीड अलाउड इन द इंग्लिश क्लास, दिस वे ऑफ रीडिंग विल।
अब देखो टीचर ने अपनी क्लास में बच्चों को अलाउड रीड करने के लिए कहा, यानी जोर जोर से लाउड रीडिंग कौन सी होती है, जो जोर जोर से हम पढ़ते हैं। तो ये क्या हेल्प करेगा बच्चों को, ठीक है। फर्स्ट है एनेबल लर्नर्स टू डेवलप रीडिंग स्किल विद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के साथ उनकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। सेकंड, enables learners to read with correct pronunciation using the punctuation marks, enable learners to be fast reader, या फिर help the teacher to complete the syllabus within the stipulated time। तो देखो ये तो होगा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करना चाहती है टीचर ने लाउड रीडिंग इसीलिए करवाया ताकि वो बच्चों की प्रोनाउंसिएशन को सुधार सके। तो लाउड रीडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हम इसको छोटे लेवल पे करते हैं ताकि बच्चों की प्रोनाउंसिएशन एंड जो पंक्चुएशन मार्क है उनको जो एक नॉलेज है, वो समझ है, वो हो सके, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर CALP, यानी कि CALP की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये क्यूमिंस ने दिया था, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अब इसी से क्वेश्चन आया है कि इसमें कौन सी एक्टिविटी को हम करते हैं। तो बेसिकली जो CALP होता है वो हमारे एकेडमिक रिलेटेड होता है, मतलब वो स्कूल रिलेटेड जो हमारी लर्निंग होती है उससे संबंधित होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइटिंग बुक रिव्यूज़ जो है CALP का पार्ट हो सकता है। बाकी आंसर कॉल्स, किसी के कॉल पे आंसर करना, अपॉइंटमेंट करना, ये सब BICS का पार्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज। अब आपको बताना है कि जो लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक का मतलब मैंने आपसे डिस्कस पहले भी किया है कि जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज होता है उसे लिंग्विस्टिक कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं। तो ऐसी कौन सी ब्रांच है जहाँ पर आप सोसाइटी और लैंग्वेज के बीच एक रिलेशन को बताते हो, ठीक है। सोसाइटल लैंग्वेज है, साइको लिंग्विस्टिक है, सोशियो लिंग्विस्टिक है, या एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक है। तो देखो नाम से क्या लग रहा है, सोसाइटी प्लस लैंग्वेज। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा, यहाँ पे सोशियो लिंग्विस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो किस में मदद करता है, वो आपको बताना है। FA क्या जो होता है, तो क्या ये टीचर की एफिशिएंसी को असेस करता है, क्वालिटेटिव फीडबैक देता है बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ पे बच्चों के लिए एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है जहाँ पे बच्चे एक दूसरे से compete कर पाएंगे, यानी कंपटीशन कर पाएंगे, या फिर ये मीनिंगफुल टास्क में एंगेज करता है और उन्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है। तो देखो सबसे बेस्ट बताना है हमें फॉर्मेटिव का क्या काम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये बच्चों को फीडबैक देता है कि वो अपनी लर्निंग को कैसे सुधार करेंगे। गुणात्मक एक जो फीडबैक है, प्रतिपुष्टि है, वो प्रदान करता है, ठीक है। तो B विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन अ पर्पसफुल टास्क इन द क्लासरूम एज इट प्रमोट्स। सिंपल आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो CLT है वो क्या प्रमोट करता है, ठीक है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है CLT। फर्स्ट है यूज़ ऑफ मदर टंग फ्रीली, मतलब कि बच्चे मदर टंग का यूज़ फ्रीली कर पाएँ, इस पे फोकस करता है। दूसरा, लर्नर्स टू काउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशंस देयर रिटन एक्सप्रेशन। तो देखो रिटन पे फोकस नहीं किया जाता है, हमें क्या बताना है जो सबसे बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट क्या है कि बच्चे यहाँ पर रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। यूज़ पे फोकस, मीनिंग पे फोकस है, रियल लाइफ पे फोकस किया जाता है। तो यहाँ 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर स्टीफन क्रैशन। अब देखो स्टीफन क्रैशन के अनुसार द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट डैश इन अ लो एंजाइटी सिचुएशन। स्टीफन क्रैशन के अनुसार यहाँ पे क्या आना चाहिए, ईजियर होगा, ग्रामेटिकल होगा, कॉम्प्रिहेंसिबल होगा, या फ्लुएंट होगा। तो सिंपल यहाँ से एक ही क्वेश्चन बार बार सीटेट में आता है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, ठीक है। कई बार ये पूछा जाता है कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट किसने दिया, कई बार इसका मीनिंग पूछा जाता है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है वो स्टीफन क्रैशन ने अपनी थ्योरी में दिया था। और यहाँ पे ये जो होता है यहाँ पे टीचर सपोर्ट प्रोवाइड करता है बच्चों को उनकी एक हायर लेवल में, मतलब
जो उनका लेवल है उससे हायर लेवल या अबव लेवल में हम उनको सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखना है आपको, ये एक्टिविटी है, इसको पढ़ना है बहुत ध्यान से और बताना है कि कौन से मेथड की बात यहाँ हो रही है। यहाँ पे क्या है एक्टिविटी, अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स। अब देखो यहाँ पे क्लास को टीचर ने ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, पहली बात 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एंड आस्क देम टू डिस्कस व्हाट दे वुड इफ दे वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब ग्रुप में डिवाइड कर दिया 5-5 के, और टीचर ने बच्चों को एक सिचुएशन दी कि आप क्या करेंगे अगर आपका फ्रेंड जो है वो प्लेग्राउंड में गिर जाएगा और उसे चोट लग जाएगी, या फिर दे आर ट्रैप्ड इन बिल्डिंग, मतलब कि एक बिल्डिंग में वो फंस जाएंगे जहां आग लगी हो, या फिर वो स्टक हो जाएंगे ट्रैफिक जाम में। ये क्वेश्चन टीचर बच्चों से पूछता है ग्रुप को बना करके। तो ये जो एक्टिविटी टीचर करवा रहा है ये क्या मतलब कौन सी मेथड को बता रहा है, क्या ये जीटीएम है? तो जीटीएम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जीटीएम में हम इतना काम तो करते नहीं है, ठीक है। सीधा जीटीएम में रूल पे फोकस करते हैं। ऑडियो लिंगुअल भी नहीं है, क्योंकि कोई रिपीटिशन नहीं हो रही है, कोई ड्रिल नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा दो। स्ट्रक्चरल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चरल में आप स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करते हो। तो यहाँ सिंपल हम सीएलटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप कम्युनिकेशन को यहाँ पे क्या कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो, आप डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट्स इज। अब आपको बताना है इनमें से क्या है जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते मीनिंगफुल कंपोनेंट में, फोनीम को, मोर्फीम को, डिप्थोंग को, या सिंटेक्स को। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मोर्फीम बनेगा। मतलब कि जो भी एक वर्ड है जिसको आप आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कोई भी वर्ड बोलूँ, मैं बोलूँ अगर कि कोई भी वर्ड हो सकता है, जैसे मान लो बुक बोला मैंने, तो बुक में कितना मोर्फीम है, एक मोर्फीम है। क्योंकि अगर मान लो मैं बुक को BO+O+K बोलूँ, या मैं BOO+K बोलूँ, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बचेगा, ठीक है। तो मोर्फीम क्या होता है कि ऐसा शब्द जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, वो मोर्फीम है। यानी स्मॉलेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, शब्द की छोटी इकाई, तो मोर्फीम हो जाएगा। साउंड की पूछेगा तो फोनीम हो जाएगा। डिप्थोंग क्या होता है, जिन्हें हम ग्लाइड कहते हैं, 8 है इंग्लिश के अंदर। सिंटेक्स क्या होता है, जहाँ पे हम रूल की बात करते हैं या सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो गाइज इस पे मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है। आप सीटेट इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट देख सकते हो, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी इससे रिलेटेड, ठीक है, अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलका अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd ऑफन मेक्स अ मिस्टेक बिटवीन श एंड स। अब एक लड़की है क्लास में, एक स्टूडेंट है जो कि हमेशा मिस्टेक करती है श और स में, यानी SH और S में, इन दोनों में मिस्टेक करती है। तो यहाँ पे क्या मतलब टीचर क्या इससे अंदाज़ा लगाएगा कि अलका इज़ अ केयरलेस स्टूडेंट, क्या वो एक केयरलेस है? तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑन हर डायलेक्ट। ये जो एक बच्ची है जो श को स बोलती है, हो सकता है कि ये इसकी डायलेक्ट का प्रभाव होगा, यानी बोली का प्रभाव होगा जो वो घर पे बोलती है। तीसरा है कि अलकाज प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर, हेंस यू विल गिव हर मोर प्रैक्टिस। उसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है तो आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। या फिर एज अ टीचर यू विल इग्नोर, आप उसे इग्नोर कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बच गए ऑप्शन नंबर 2 और 3, इन दोनों में से एक आंसर हमारा होगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगर एक बच्ची इस तरह से मिस्टेक करती है तो ये उसकी बोली का प्रभाव हो सकता है। कई बार हमारा मदर टंग हमें बहुत ज़्यादा हमारी प्रोनाउंसिएशन पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका बी जो है रीज़न होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन कहता है, अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू मेक अ बटरफ्लाई विथ पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस। दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप। अब देखो, एक टीचर ने अपनी क्लास में बच्चों को एक बटरफ्लाई बनाने के लिए कहा पेपर का यूज़ करके। तो ये जो एक्टिविटी है ये बच्चों के अंदर क्या डेवलप करेगा? पेपर मेकिंग स्किल, लिसनिंग को, पेपर फोल्डिंग स्किल को, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। तो देखो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो रीडिंग की कोई बात हो ही नहीं रही है। यहाँ बच्चा कुछ भी रीडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं,
उसने बोला कि भाई बटरफ्लाई बनाना है टीचर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, जैसे जैसे टीचर बोलेगा वैसे वैसे बच्चे बनाएंगे, यानी ये लिसनिंग को बढ़ावा देगा। बच्चे यहाँ सुनेंगे और सुन करके कोई बटरफ्लाई को बनाएंगे, यानी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उनकी वो यहाँ विकसित होगी। ठीक है, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। मेन पर्पस टीचर का यही है कि वो सुन सके ध्यान से, कंसंट्रेशन उनका बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक। शी ऑल्सो आस्क देम टू राइट द नेम्स ऑफ ईच फ्लावर इन देयर लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश। दिस एक्टिविटी विल हेल्प हर टू प्रमोट। अब आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या है, कि सिंपल सा एक टीचर ने बच्चों को फ्लावर बनाने के लिए बोला, मतलब स्क्रैप बुक बनाने के लिए बोला, और उन्होंने कहा कि आप अपनी भाषा में और साथ के साथ इंग्लिश में इन फूलों के नाम को लिखिए। तो ये एक्टिविटी क्या प्रमोट कर रहा है? लव फॉर नेचर, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, क्या यहाँ पे टीचर अलग अलग विषयों को इंटीग्रेट कर रही है, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दे रही है, या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का यूज यहाँ हो रहा है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, फूलों के नाम को अपनी भाषा में, देयर लैंग्वेज एंड इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज में टीचर ने बोला है, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म को एज अ रिसोर्स का यूज करके टीचर यहाँ टीच कर रही है। तो यहाँ सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर। इनमें से किसमें एक जो लर्नर का रोल होता है वो इंडिपेंडेंट लर्नर होता है? टीचिंग एड, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या इंटीग्रेटेड मटेरियल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। ठीक है, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड जो है, इसमें जो टीचर लर्नर का रोल है वो डिपेंडेंट ना हो करके इंडिपेंडेंट होता है, जहाँ बच्चा खुद से ही सीख रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचिंग एड नहीं होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का जो है वो राइट आंसर हमारा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स। अब आपको बताना है कि एक क्लासरूम में अगर आप एक रीडिंग कॉर्नर को क्रिएट करते हैं, रीडिंग कॉर्नर का मतलब है कि जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ सके, बेसिकली आप उनकी रीडिंग के लिए कुछ अगर आप एक कॉर्नर बना रहे हैं तो उसका क्या एक फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैं सीधा राइट आंसर पे आती हूँ। यहाँ पे क्या वो लर्न कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे सिलेबस को, क्या ये पर्पस है? तो देखो, हमें क्या बताना है जो सबसे बेस्ट है। अगर आप रीडिंग एक कॉर्नर क्रिएट करते हो क्लासरूम के अंदर, तो सबसे बेस्ट यही है कि बच्चों को आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि वो बुक्स को सिलेक्ट करके खुद से ही अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रीडिंग कर सके। तो यहाँ 20 का जो है वो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बर्डन नहीं है, ना ही कि आप लाइब्रेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे ऑप्शन को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करेंगे, तो यहाँ 20 का राइट आंसर होगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इन टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन पोजिशन, दिस वे ऑफ राइटिंग इज। अब देखो, यहाँ पे राइटिंग का तरीका आपको बताना है कि जो बच्चे होते हैं इनिशियली स्टेज पे, वो पेन पेंसिल को मूव करते हैं जैसे कि अप डाउन पोजीशन में। ठीक है, आगे पीछे, तो ये क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2, ये स्क्रिबलिंग होता है। ठीक है, ये क्या है? राइटिंग की एक इम्पॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है स्क्रिबलिंग, जहाँ पे बच्चा यूं ही आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके, आपने देखा होगा दीवारों पे जो बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं वो स्क्रिबलिंग होता है, जहाँ अप डाउन एंड इन टू एंड फ्रो वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्रिबलिंग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्क्रिबलिंग किसका पार्ट है? राइटिंग का पार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू इंटरैक्ट। एक लैंग्वेज क्लासरूम में टीचर बच्चों को इंटरैक्ट करने के लिए कह रहा है ग्रुप में। ठीक है, इंटरैक्ट इन ग्रुप्स एंड देन शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स, मतलब अपनी पर्सनल रिस्पॉन्स को शेयर करने के लिए, या पोएम जो है उसको शेयर करने के लिए कह रहा है। तो ये जो सोशल इंटरेक्शन यहाँ हो रहा है, अब देखो यहाँ पे सारे कीवर्ड्स हैं ये। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन जो यहाँ हो रहा है, ग्रुप में इंटरेक्ट करना, रिस्पॉन्स को शेयर करना, ये क्या है? किसके अकॉर्डिंग ये है? चॉम्स्की,
पियाजे, स्किनर या वाइगोत्स्की। तो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसके अकॉर्डिंग ये चीज़ टीचर कर रहा है। तो ये जो है ये किसके अकॉर्डिंग है, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है, जो कि सोशल इंटरेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा राइट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला क्वेश्चन कहता है इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट्स टू राइट डाउन द डायरेक्शंस फॉर रीडिंग योर होम फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम स्कूल। आपने बच्चों को डायरेक्शन को लिखने के लिए कहा कि आप घर से स्कूल तक कैसे कैसे जाएंगे। When students have written down the directions, they will then present their directions in pairs to each other. This activity will help to increase. अब ये पूरी की पूरी जो एक्टिविटी है ये बच्चों के अंदर क्या डेवलप कर रहा है, मतलब बच्चे क्लासरूम में इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्शंस को लिखा अपनी कॉपी में एंड उसके बाद क्या किया कि अपने अपने जो डायरेक्शन है उसको प्रेजेंट करेंगे किसमें, पेयर में। यानी यहाँ पे बच्चे पेयर में अपने जो भी उन्होंने किया है एक दूसरे के साथ प्रेजेंट करेंगे। तो ये एक्टिविटी क्या इंक्रीज कर रही है, CALP को इंक्रीज कर रही है, यानी कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। BICS को कर रही है, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। डायरेक्शनल सेंस को यहाँ पे जो है कंफ्यूज कर रहा है, तो कंफ्यूजन तो नहीं होगी यहाँ, सी ऑप्शन नहीं होगा। या फिर लैंग्वेज को साइंस के साथ इंटीग्रेशन यहाँ पे टीचर करवा रहा है, तो ये भी नहीं है कि वो साइंस सिखाना चाहता है। यहाँ पे दोनों में से क्या आंसर होगा, ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि यहाँ बच्चे पेयर में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सेज को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे BICS विल बी राइट आंसर। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं अब 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसके बाद एक पेपर और रह जाएगा, वो मैं कल आपसे डिस्कस मतलब 1-2 दिन में कर लूँगी। एंड आप नोट्स एंड PDFs के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं सारे नोट्स एंड PDF शेयर करूँगी। ठीक है, एंड चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी फीडबैक सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।